जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। और हाँ, जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए बताइए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत में मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की हुई थी। भारत में मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2014 में। 2014 में 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत हुई। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य जो था, भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना था। चलिए कुछ प्रमुख योजनाएं बताते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। पूछता है डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई। उद्देश्य था भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना। एक पूछता स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ। उद्देश्य था खुले में शौच मुक्त भारत बनाना। एक है प्रधानमंत्री जनधन योजना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ। उद्देश्य था सभी के लिए बैंकिंग सुविधा। एक उज्ज्वला योजना जो कि महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछता है, तो 1 मई 2016 की शुरुआत हुई। उद्देश्य था बीपीएल महिलाओं को मुक्त एलपीजी कनेक्शन देना। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 2018 से हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अति महत्वपूर्ण है यह, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। बेगम हजरत महल जो है भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। वह अवध के शासक वाजिद अली शाह की पत्नी थी। उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को गद्दी पर बैठाकर अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था, एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टेन थे। लखनऊ से ब्रिटिश नायक कैम्पबेल था जो 1857 के विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी। और मोपला विद्रोह जो ऑप्शन में दिया है, मोपला विद्रोह 1921 मालाबार में अली मुसलियार ने नेतृत्व किया था। पाइक विद्रोह की बात करें तो 1817 में उड़ीसा में बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने 281 एंड बियॉन्ड किताब लिखी थी। आपसे पूछा है उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने 281 एंड बियॉन्ड किताब लिखी थी, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीबीएस लक्ष्मण की यह पुस्तक है, इन्होंने यह लिखी है। बाकी आपसे बात करें प्लेइंग इट माई वे, तो प्लेइंग इट माई में जो है वह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिक्की पॉन्टिंग की आत्मकथा है, पॉन्टिंग एट द क्लॉज ऑफ प्ले। नो स्पिन जो है वह नो स्पिन नामक पुस्तक आत्मकथा कहें तो सेन वॉन ने लिखा है। और 281 एंड बियॉन्ड जो है बीबीएस लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोटों को कब से अमान्य घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोटों को कब से अमान्य घोषित कर दिया गया। चलिए बताइए, आप लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, एक बार ध्यान दे दीजिए इस प्रश्न पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016 में। 2016 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 500 और 1000 मूल्य के नोटों को वर्ष 2016 में अमान्य घोषित किया गया था। 8 नवंबर 2016 के मध्य रात्रि से भारत में 500 1000 मूल्य के नोट को बंद कर दिया गया। 500 का नोट पहली बार 1987 में जारी किया गया था। रुपए 1000 का नोट पहली बार 1954 में जारी किया गया था। ये भी दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जनवरी 1978 में 1000 के नोट को बंद किया गया था। उसके बाद 2000 में दूसरी बार 1000 के नोट जारी किए गए थे। उसके बाद 2000 में दूसरी बार 1000 रुपए के नोट जारी किए गए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, यह आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बीएस रामा देवी जो है भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त रही हैं। बीएस रामा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। इनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक था।
बाकी ऑप्शन में जो दिया है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। मीरा कुमारी की बात करें तो मीरा कुमारी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। निर्मला सीतारमण की बात करें तो भारत की पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। एक पूछता है आपसे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। सरोजनी नायडू किससे संबंधित है, यह भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो सरोजनी नायडू किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राममोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस एवं संवाद कौमुदी राजा राममोहन रॉय की प्रमुख रचना है। क्या है? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस एवं संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय की प्रमुख रचना है। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1928 को की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सौरमंडल की खोज किसने की थी। सौरमंडल की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा इसकी परिक्रमा करते हैं। वास्को डिगामा जो ऑप्शन में दिया है, तो वास्को डिगामा जो पुर्तगाल का नागरिक था, उसने केरल के कालीकट में 1498 ईस्वी को पहुंचा था। न्यूटन जो ऑप्शन में, न्यूटन के गति के नियम के अलावा कैलकुलस के जनक के रूप में भी जाना जाता है। न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुनाव आयोग का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 15 से अनुच्छेद 324 से 329 का तक चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्षों का होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। मतदान के दौरान उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है उसका नाम सिल्वर नाइट्रेट होता है, यह भी एग्जाम में पूछ लेता है। और दिनेश गोस्वामी समिति जो है और इंद्रजीत गुप्ता समिति आदि चुनाव सुधार से संबंधित है, यह भी एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था। 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किशन लाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1948 लंदन ओलंपिक में भारत ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया। भारत की फील्ड हॉकी टीम के इस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इस टीम के कप्तान थे किशन लाल। तो फाइनल मुकाबला जो हुआ था, फाइनल मुकाबला भारत बनाम ब्रिटेन से हुआ था। परिणाम हुआ भारत ने ब्रिटेन को 4-0 से हराया। यह जीत स्वतंत्र भारत के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक भी थी। हॉकी की सर्वोच्च संस्था है FIH, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। मेजर ध्यानचंद हॉकी के महानतम खिलाड़ी और हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी। वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीपा कर्माकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये दीपा कर्माकर पहली भारतीय जिम्नास्ट जिन्होंने वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। 2018 में तुर्की के मर्सिन में आयोजित FIG आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैलेंज कप में महिलाओं की वार्ड स्पर्धा में दीपा ने गोल्ड जीता था। यह भारत की पहली ऐसी जिम्नास्ट बनी जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। बढ़िया प्रश्न, चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओणम। ओणम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओणम केरल का सबसे प्रमुख और पारंपरिक फसल कटाई से जुड़ा उत्सव है, जिसे अगस्त सितंबर में मनाया जाता है या धान की कटाई के मौसम की खुशी में मनाया जाता है। यहाँ महाबली राजा की स्मृति में भी मनाया जाता है, जिसके समय को केरल में स्वर्ण युग माना जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो लोहड़ी जो है पंजाब में मनाया जाता है मकर संक्रांति की पर्व संध्या पर। पोंगल की बात करें तमिलनाडु में फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बैसाखी की बात करें तो पंजाब में रबी फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खां थे। एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खां थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी को 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1990 में नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी नागरिक थे। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। अब भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गगनयान। गगनयान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के साथ भारत मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। गगनयान को लॉन्च करने के लिए GSLV-M थर्ड लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। ध्यान रखिए क्या था, GSLV-M लॉन्च व्हीकल, इसका नाम एग्जाम में पूछ सकते हैं। मानव रहित गगनयान मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। मंगलयान द्वितीय भारत का मंगलयान के बाद मंगल ग्रह का दूसरा मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगलयान द्वितीय 2024 में भेजा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है NH-44। NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। इसकी लगभग लंबाई 3745 किलोमीटर है। इसका प्रारंभ बिंदु श्रीनगर जम्मू कश्मीर से है और समाप्ति बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु से है। या उत्तर से दक्षिण तक भारत को जोड़ता है और 11 राज्यों से होकर गुजरता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत में वायुसेना की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 8 अक्टूबर 1935 को हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, आपसे पूछा किस उपन्यास से लिया गया है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह गीत 1870 के दशक में लिखा गया था और 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। वंदे मातरम को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति का प्रतीक माना गया। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। इनकी पहली दो पंक्तियों ही संवैधानिक रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय गीत के रूप में मानी जाती। इसका संगीत रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका स्वर निर्माण किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। यह संविधान के भाग 4A में आता है।
मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। इसकी प्रेरणा सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है सिरका। सिरका जो है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। सिरका नीले लिटमस को लाल कर देता है। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल होता है। सिरके का पीएच मान 2.2 से 3.4 के बीच होता है। बेकिंग सोडा की बात करें जो ऑप्शन में दिया है, तो बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है। दूध जो ऑप्शन में, दूध सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, इसमें इसलिए इसे संपूर्ण भोजन कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, यह आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। यह मस्जिद अजमेर में स्थित है। ऐबक ने दिल्ली में कुबुत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। ऐबक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक या गुलाम वंश का संस्थापक भी था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय गान है जन गण मन पहली बार कब गाया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। स्थान था कोलकाता, जो कि अब कलकत्ता, जिसका अब नाम है कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा था। जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, संविधान लागू होने के 2 दिन बाद। गाने की अवधि जो है, पूरा गाना लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। और संक्षिप्त संस्करण की बात करें तो संक्षिप्त संस्करण भी प्रयोग में आता है लगभग 20 सेकंड में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में सबसे अधिक मानसूनी वर्षा किस दिशा से आती है? भारत में सबसे अधिक मानसूनी वर्षा किस दिशा से आती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम वर्षा। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से भारत में सबसे अधिक मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यह मानसून जून की शुरुआत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में से भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषताएं बताएं आपको, तो यह भारत में जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। लगभग 75% से अधिक वर्षा इसी मानसून से होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था? भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था, यह आपसे पूछा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण होने में। भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें तो भारतीय संविधान सभा का पहला बैठक जो हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और संविधान जो लागू हुआ वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस प्रकार संविधान के निर्माण में कुल समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान जो है दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान के निर्माण में कुल 114 दिन की बैठक हुई है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा जिसे उच्च सदन भी कहते हैं और स्थायी सदन भी कहते हैं, आपसे पूछा है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। 6 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जाता, लेकिन इसका 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य का पूर्ण कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है, लेकिन हालांकि वर्तमान में 245 सदस्य हैं। इनमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि प्रदेश सभापति होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कहाँ शुरू हुई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन सेवा कोलकाता में शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। पहली मेट्रो लाइन एसी बाग से टॉलीगंज के बीच हुई थी। कोलकाता मेट्रो भारत की पहली भूमिगत मेट्रो सेवा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35 जो है वह मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह अधिकार संविधान के भाग 3 में आते हैं। इन्हें भारत के नागरिकों को संवैधानिक गारंटी के रूप में प्रदान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु को। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह भारत का आईटी हब है। यहां इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, आईबीएम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों के ऑफिस हैं। यह नाम अमेरिका की सिलिकॉन वैली जो कि कैलिफोर्निया है से प्रेरित है, जो वैश्विक टेक्नोलॉजी का केंद्र भी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा ग्रह सुंदर ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह जो है वह सुंदर ग्रह कहलाता है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र ग्रह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को ब्यूटीफुल प्लैनेट या सुंदर ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी चमक पृथ्वी से देखने पर बहुत तेज होती है। यह सूरज और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला पिंड है, इसलिए इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका वायुमंडल मोटा और परावर्तक होता है जो सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक परावर्तित करता है। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। बाकी मंगल ग्रह को इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन समय समय पर संशोधनों के माध्यम से इसकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान अब अगस्त क्रांति मैदान में की गई थी। गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था जब ब्रिटिश सरकार भारत को युद्ध में शामिल करना चाहती थी बिना भारतीयों की सहमति के। आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से तत्काल बाहर निकालना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह न केवल भारत का सबसे बड़ा बैंक है बल्कि ग्राहक संख्या, शाखाओं और एटीएम की दृष्टि से भी सबसे बड़ा नेटवर्क रखता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो तीसरे स्थान पर यह आता है। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आपको आवाज थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और हाँ, अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम जो है किस उपन्यास से लिया गया है यह आपसे पूछा है। इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। कोई सुझाव तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।